हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर लेकर के। पेपर का नाम है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक, फॉर रेगुलर स्टूडेंट ओनली। यद्यपि ये पेपर रेगुलर विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन चूंकि ये 2022 का पेपर है, इसलिए प्राइवेट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्राइवेट विद्यार्थियों की रिपीट होने की पूरी संभावना है। प्लस जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो ही निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, और निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो इस वर्ष लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसलिए पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिए। तो टाइम आपको पता है 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और पास मार्क्स जो है वो 36 हैं। तो देखिए, ये पेपर के निर्देश हैं जो आपको पेपर पे लिखे हुए मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इस पार्ट में 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल जो है 20 मार्क्स का ये पार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। दूसरा है, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है। तीसरा है, थॉमस एक्विनास द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, मेकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव कैसा है। पांचवा है, होब्स द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। छठा है, लोक द्वारा विवेचित प्राकृतिक अधिकार बताइए। और रूसो ने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की आलोचना क्यों की है। और 8 का जो प्रश्न है वो है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुखवादी मापक यंत्र क्या है। 9 का प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। और 10 का है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है। तो दोस्तों, इन 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अब आपके सामने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की 2 विशेषताएं हैं। पहली है, राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। दूसरी है, स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। उसके अनुसार क्रांति के निम्न रूप हो सकते हैं। पहला है, पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना। मतलब जैसे अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसके स्थान पर अगर अपन यहाँ तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो ये क्या अरस्तु के अनुसार क्या कहलाएगी, क्रांति कहलाएगी। दूसरा है, किसी शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्वों की मात्रा में परिवर्तन होना। जैसे अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो विशेषता है या उसके तत्व हैं उनके अंदर कुछ नया हो जाना या कुछ कमी हो जाना। जैसे अपने यहाँ रिकॉल की व्यवस्था नहीं है या जन्म संग्रह की व्यवस्था नहीं है, तो कल ही मान लो संविधान संशोधन करके अगर जन्म संग्रह की व्यवस्था कर दी जाती है तो इसको भी अरस्तु क्या कहता है, क्रांति कहता है। तीसरा है, किसी शासन व्यवस्था में शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन हो जाना। जैसे मान लो देश का प्रधानमंत्री मोदी, उसके स्थान पर कल कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, या देश का गृह मंत्री अमित शाह है, उसके स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति गृह मंत्री बन जाता है, तो इसको भी अरस्तु ने क्या कहा है, क्रांति कहा है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब क्या है, राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला कोई भी परिवर्तन हो वो अरस्तु के अनुसार क्रांति है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, थॉमस एक्विनास द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो थॉमस एक्विनास द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम है सुम्मा थियोलॉजिका और इथिक्स। अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, मेकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव कैसा है। तो मेकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी होता है और उसमें अच्छाई नहीं होती है। ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो देखिए, होब्स द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, होब्स द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था की 2 विशेषताएं हैं। पहली है, प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध एवं अघोषित संघर्ष की अवस्था थी। दूसरा है, इस अवस्था में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। अब छठा क्वेश्चन है वो देखिए,
लोक द्वारा विवेचित प्राकृतिक अधिकार लिखिए। तो लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। 7 का क्वेश्चन आपके सामने है, रूसो ने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की आलोचना क्यों की है? उत्तर है, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था। उसका मानना था कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है शासन के कार्य में जनता की सहमति, सहयोग तथा भागीदारी होता है, जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के बजाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही पूरी तरह संभव है। तो रूसो जो था वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था, और आपको पता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शासन का संचालन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। इसलिए उसने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की आलोचना की, क्योंकि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में शासन संचालन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। 8 का क्वेश्चन है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुखवादी मापक यंत्र क्या है? देखिए, बेंथम का मानना था कि किसी कार्य को करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और दुख की मात्रा को तुलनात्मक ढंग से मापा जा सकता है। इसके लिए उसने किसी कार्य को 7 कसौटियों के आधार पर अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य करने का एक फॉर्मूला प्रदान किया है, जिसे सुखवादी मापक यंत्र कहा जाता है। बेंथम क्या मानता है कि किसी भी कार्य को करने से या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है, तो उस कार्य को करने के परिणाम स्वरूप जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसको हम माप सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो कार्य हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। अगर सुख मिलता है तो उपयोगी है, दुख मिलता है तो अनुपयोगी है। तो उसके लिए उसने 7 तत्व बताए हैं, 7 कसौटियाँ बताई हैं कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इन 7 कसौटियों पर उस कार्य को परखना चाहिए और फिर अंक देने चाहिए कि इस कार्य को करने से 7 पॉइंटों के आधार पर हमें अंक देने हैं। तो ये जो फार्मूला बेंथम के द्वारा दिया गया है, इसी को सुखवादी मापक यंत्र कहा जाता है। अब 9 का क्वेश्चन है दोस्तों, 9 और 10 का क्वेश्चन देखिए। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक उपयोगितावादी विचारक जेम्स मील हैं, JS मील, जॉन स्टुअर्ट मील। 10 का क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्यों का अंतर होता है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। मार्क्स क्या कहता है? अतिरिक्त मूल्य किसको बताया? 2 मूल्यों का अंतर कि जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है। कि जैसे मान लो एक श्रमिक है, वो कोई एक लकड़ी की मेज बनाता है, तो उसमें उसका कितना श्रम लगा है, उसको कितनी मजदूरी मिली है वो, प्लस वो मेज मार्केट में कितनी रेट पे बिकती है वो, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अब देखिए पार्ट सेकंड। दोस्तों पार्ट सेकंड के अंदर 4 क्वेश्चन है। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए, लोक के राजदर्शन में उदारवादी तत्वों को स्पष्ट कीजिए, और फिर है आपका राज्य पर बेंथम के विचार प्रस्तुत कीजिए और स्वतंत्रता पर लोस्की के विचार इंगित कीजिए। तो इन चारों का उत्तर देखिए। अब ये भाग 3 है। भाग 3 के अंदर आगे प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आगे मैं यहाँ बता देता हूँ। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और अरस्तु द्वारा प्रतिपादित क्रांति के कारणों एवं रोकने के उपायों का विवेचन कीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है इस साल भी ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, भले लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आए या निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आए, लेकिन आने की पूरी संभावना है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन देखिए, थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। देखिए थॉमस एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करते हुए कानून को न तो विवेक बुद्धि का परिणाम माना है और न वे किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा माना है। मतलब एक्विनास के समय यूरोप के अंदर 2 प्रकार की कानून संबंधी विचारधाराएं प्रचलित थी। एक यूनानी विचारधारा प्रचलित थी जो क्या मानती थी? कानून को विवेक बुद्धि का परिणाम मानती थी। एक रोमन विचारधारा प्रचलित थी जो किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा जो है उसको कानून मानती थी।
तो थॉमस एक्विनास ने क्या किया कि इन दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया। उसने क्या कहा कि कानून न तो विवेक बुद्धि का परिणाम है, न किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा का परिणाम होते हैं। तो उसने आगे क्या कहा, देखिए, एक्विनास ने कानून की परिभाषा देते हुए इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग अपनाया है। उसने कहा कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किए गए आदेश हैं जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। तो उसने दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करते हुए कानून को विवेक बुद्धि का परिणाम भी माना है और व्यक्ति विशेष की इच्छा का परिणाम भी माना है। किस व्यक्ति विशेष की इच्छा का? जिस व्यक्ति विशेष पर लोक कल्याण के लिए और लोक कल्याण का भार होता है, समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। अब इसके बाद देखिए इसी उत्तर को आगे, थॉमस एक्विनास द्वारा दी गई कानून की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार कानून की निम्न विशेषताएं होती हैं। तो थॉमस एक्विनास ने कानून की क्या क्या विशेषताएं बताई है वो देखिए। कानून शासक के आदेश होते हैं, कानून सदैव लोकहित पर आधारित होते हैं, कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध होती है जब उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। मतलब सरकार के द्वारा जब किसी नियम को कानून के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तभी वो कानून की शक्ति ग्रहण करता है, तभी उसको कानून की मान्यता प्राप्त होती है। चौथा है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं होती है, कानून का पालन सबको करना होता है। तो कानून सर्वोच्च होता है और उसके ऊपर कोई भी नहीं होता है। फिर आगे देखिए इसी को, कानूनों का वर्गीकरण करते हुए थॉमस एक्विनास ने कानून की निम्न 4 श्रेणियां बताई है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है लघुतरात्मक, वो है लोक के राजदर्शन में उदारवादी तत्वों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, लोक को उदारवाद का जनक माना जाता है, लोक के राजदर्शन को उदारवाद की आत्मा माना जाता है। लोक के राजदर्शन में विद्यमान उदारवादी तत्वों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हुए उसके विवेक और तर्क बुद्धि में विश्वास व्यक्त करना। दूसरा है, राज्य को एक ऐसा उपकरण मानना जिसका निर्माण मनुष्यों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने हित साधन के उद्देश्य से किया है। अगला तत्व है उदारवादी तत्व है एक्विनास इस लोक की विचारधारा में। लोक पहला ऐसा विचारक था जिसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार मानते हुए यह तर्क दिया था कि सरकार की स्थापना इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यास के रूप में की गई है। चौथा तर्क, लोक ने अपने राजदर्शन में निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके सीमित और मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पांचवा जो तत्व है उदारवाद का वो है, लोक के अनुसार राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि वह अपना ये दायित्व पूरा नहीं कर पाती है तो नागरिकों को अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार है। तो ये लोक की विचारधारा में उदारवादी तत्व हैं, अच्छी तरह याद कर लीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य पर बेंथम के विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, राज्य पर बेंथम के विचार निम्न बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला है, राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा नहीं अपितु आज्ञा पालन की आदत। संविदा का मतलब होता है समझौता। तो देखिए, बेंथम से पूर्व राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित था। बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति पर विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक समझौता सिद्धांत को अस्वीकार किया और उसका उग्र विरोध किया। उसने कहा कि ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ था और यदि कोई ऐसा समझौता हुआ था तो भी वर्तमान पीढ़ी को उसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो बेंथम ने क्या कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है बल्कि आज्ञा पालन की आदत के परिणाम स्वरूप हुई है। आगे देखिए इसके विचार। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा नहीं अपितु आज्ञा पालन की आदत है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वह उपयोगी है और सामान्य सुख तथा हित को बढ़ाने वाली है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। देखिए, बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है
इसलिए राज्य को वही कार्य करने चाहिए जिनसे अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पर लोस्की के विचार इंगित कीजिए। देखिए, लोस्की स्वतंत्रता के समर्थकों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकारों की अवधारणा से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता पर लोस्की के विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है स्वतंत्रता का अभिप्राय। देखिए, लोस्की सकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। उसका मानना है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक चीज है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। वह स्वतंत्रता का अभिप्राय उन परिस्थितियों के निर्माण से लेता है जिनके अंतर्गत व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त हो। फिर देखिए, स्वतंत्रता के प्रकार। लोस्की ने स्वतंत्रता के 3 रूपों का उल्लेख किया है या 3 प्रकार बताए। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्यों में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब प्रार्थना पत्र देने की, मतदान करने की, शासन संचालन के कार्यों में भाग लेने की और आलोचना करने की, ये उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जीविका उपार्जन या रोजगार या कार्य या वृत्ति या व्यापार करने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब पार्ट बी आ गया है, खंड ब। तो इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको पहले बता दिए थे। कौन से? एक तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसका, और एक अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण और रोकथाम के उपाय। ये वो पहले सेक्शन के 2 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। होब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, विशेषकर मैकियावेली वाला जो है इंपॉर्टेंट है। ये लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में रेगुलर विद्यार्थियों के भी आ सकता है और निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी रिपीट हो सकता है, प्लस प्राइवेट विद्यार्थियों के तो बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। इसके बाद में सेक्शन सी जो है, इसमें 2 क्वेश्चन है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और एक हिचकिचाहट भरे लोकतंत्रवादी के रूप में जे.एस. मिल की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, लोकतंत्र पर जे.एस. मिल के विचार ये लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, और मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत ये लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इस साल दोबारा रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इनको नज़रअंदाज न करें। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो उससे क्या है कि मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।